हाँ जी स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में आपको चैप्टर सेकंड स्टार्ट करवा रही हूँ बच्चों। देखिए टाइटल है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं, आप पिक्चर भी देख रहे हैं, ऊपर पिक्चर बनी हुई है। देखिए यहाँ फार्मिंग दिखाई है, यहाँ माइनिंग से काम हो रहा है, यहाँ पे ऑफिसेज में काम हो रहा है, यहाँ पे मजदूर लोग लेबर काम कर रही है। तो इस तरह से इसमें हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में सारी स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, इन तस्वीरों की तरफ देखिए। यू विल फाइंड, आप क्या पाएंगे, दैट पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि लोग अलग अलग आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं प्रोड्यूसिंग गुड्स, जिनमें चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कईयों में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक, ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, इवन इतने मिनट में हो रही है जितना कि हम बोल रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, अब हम इन क्रियाओं को कैसे समझ सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। एक तरीका तो ये है कि इन्हें किसी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया में बांट दिया जाए। तो ये जो ग्रुप्स में जब हम बांटते हैं, दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर, तो हम इन्हें क्षेत्र कहते हैं। तो सेक्टर्स क्या हैं, जब हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किसी ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं तो उन्हें हम सेक्टर कहते हैं। तो ये देखिए जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे देखिए पोस्टमैन अपनी सर्विस दे रहा है, यहाँ पे देखिए कुली जो है वो भाड़ ढो रहा है, यहाँ पे देखिए लेडी जो है वो फार्म में ये नरमा जो कॉटन होती है वो निकाल रही है। इसी तरह से ये सेल हो रहे हैं कपड़ों की, रेडीमेड गारमेंट्स का हो गया पिक्चर। इसी तरह से ये ईंटें बनाई जा रही हैं। तो ये सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि डेली लाइफ में होती हैं। आगे देखिए, वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की आर्थिक क्रियाएँ हो रही हैं। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़, कई क्रियाएं हैं, दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें प्राकृतिक साधनों का सीधा ही प्रयोग किया जाता है और की जाती हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक उदाहरण लें, द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, जैसे कॉटन की जो पैदावार है, रुई की पैदावार है, उसका एग्जाम्पल लें। इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, जब इस फसल का मौसम आता है तब होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, इस रुई के पौधे के लिए, जो इसका विकास के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, मेनली बट नॉट एंटायरली, पूरी तरह से नहीं लेकिन मुख्य रूप से, ऑन नेचुरल फैक्टर्स, कई प्राकृतिक कारणों पर, जैसे कि रेनफॉल हो गई, बारिश हो गई, सनशाइन हो गई, सूरज की धूप हो गई, क्लाइमेट, जलवायु हो गई। तो ये प्राकृतिक कारणों पर हम निर्भर करते हैं, तभी कॉटन की फसल पैदा होती है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो अगर हम कहें कि कॉटन का प्रोडक्शन कैसी एक्टिविटी है, ये बहुत बार पेपर में एग्जाम्पल में आता है। तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक उत्पादन है जो हमें प्रकृति से मिलता है। सिमिलरली इन केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, इसी तरह से हम दूसरी क्रिया डेयरी की लें, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर। तो हम किस पे निर्भर करते हैं, पशुओं की बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, और उनको जो चारा मिलता है वो उस पे निर्भर करता है, क्योंकि डेयरी से हमें दूध प्राप्त होता है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क, अब यहाँ पे जो मिल्क है, दिस इज़ ऑल्सो इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी एक प्राकृतिक उत्पादन है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि दो नेचुरल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल दो, तो कॉटन और मिल्क है। सिमिलरली उसी तरह से मिनरल्स एंड ओर्स, जितने भी खनिज पदार्थ हैं हमारे, या जितनी भी खादानें हमें मिलती हैं, दे आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी प्राकृतिक उत्पाद है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं प्राकृतिक साधन का शोषण करके, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो वो हमारी कहाँ की क्रिया बनती है स्टूडेंट्स, वो बनती है प्राइमरी सेक्टर की, प्राथमिक क्षेत्र की। वाई प्राइमरी, अब इसे हम प्राथमिक क्यों कहते हैं, दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए आधार बनता है।
दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, जो हम इससे आगे बनाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट, ज़्यादातर प्राकृतिक उत्पाद वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, कहाँ से हमें मिलते हैं? कृषि से मिलते हैं, डेयरी से मिलते हैं, फिशिंग मछली पालन से मिलते हैं, फॉरेस्ट्री वनों से मिलते हैं। दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो इस क्षेत्र को हम किस और नाम से जानते हैं? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसका दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब देखिए दूसरा क्षेत्र आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अभी तक आपको बताया प्राइमरी सेक्टर जो कि नेचर की प्रोडक्ट को जब हम एक्सप्लॉयट करते हैं उनसे हमारे पास जो नेचुरल प्रोडक्ट आता है वो वहाँ पे आता है। तो अब है सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इट कवर्स एक्टिविटीज़, इसमें वो क्रियाएं आती हैं इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स, जिसमें प्राकृतिक उत्पाद को बदल दिया जाता है दूसरी किसी और फॉर्म में थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के तरीके लगाकर, निर्माण के तरीके लगाकर, दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो जिसे हम किससे जोड़ते हैं? उद्योगों की क्रियाओं से जोड़ देते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, ये प्राइमरी के बाद अगला कदम है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, इसमें जो उत्पादन है वो प्रकृति के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता, बट हैज़ टू बी मेड, बल्कि बनाया जाता है। एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ असेंशियल, इसीलिए निर्माण की कुछ प्रक्रिया इसमें ज़रूरी होती है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, ये किसी कारखाने में हो सकता है, अ वर्कशॉप, किसी वर्कशॉप में, और एट होम, या घर पर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट से हम कॉटन के फाइबर का यूज़ करके वी स्पिन यार्न, हम धागा काटते हैं, यार्न मतलब सूत काटना, एंड वीव क्लोथ, और कपड़ा बुनते हैं। यूजिंग शुगर केन, अब गन्ने का जब हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वी मेक शुगर और गुड़, हम उससे चीनी और गुड़ बना सकते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ, मिट्टी को, इनटू ब्रिक्स, ईंटों में आप बदल सकते हो, एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, और उसी ईंटों से आप घर और बिल्डिंग्स बनाते हो। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, इसी तरह से क्षेत्र कई प्रकार के उद्योगों से जुड़ जाते हैं, दैट केम अप, जो कि हमारे सामने आते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो मैंने सेकेंडरी सेक्टर आपको बताया उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र। अब आए हम चलते हैं थर्ड सेक्टर की ओर। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक के बाद देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़, अब तीसरी कैटेगरी भी क्रियाओं की आती है, दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर, जो कि तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है, एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, और जो कि दोनों से अलग है। दीज आर द एक्टिविटीज़, ये वो क्रियाएँ हैं दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स, ये क्रियाएँ अपने आप किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करती, बट दे आर एन एड, और एड होता है हेल्प और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये उत्पादन की प्रक्रिया में हमारी मदद करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, जो चीज़ें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में पैदा हो रही हैं, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक, अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रक्स की ज़रूरत होगी, ट्रेन्स की ज़रूरत होगी, गाड़ियों की ज़रूरत होगी, एंड देन सोल्ड इन होलसेल और रिटेल शॉप, और फिर उसे बेचने के लिए हमें होलसेल और रिटेल दुकानों की ज़रूरत होगी। एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउंस, ये भी हो सकता है कि उन्हें हमें एक बार स्टोर करने के लिए गोडाउंस की भी ज़रूरत पड़े। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन, हमें किसी से इसके लिए टेलीफोन पे बात भी करनी पड़ सकती है, और सेंड लेटर्स, मतलब चिट्ठी भी भेजनी पड़ सकती है, कम्युनिकेशन संचार करना पड़ सकता है, और बोरो मनी फ्रॉम बैंक, या बैंकों से हमें उधार भी लेना पड़ सकता है, तो देखो बैंकिंग का भी यूज़ होगा। टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, उत्पादन और व्यापार करने के लिए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे एग्जाम्पल हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के। तो थर्ड हमारी थी एक्टिविटी टर्शरी, तो ये एग्जाम्पल आपने याद करने हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज,
कम्युनिकेशन संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड व्यापार हो गया। सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विस रादर देन गुड्स, हालांकि ये जो क्रियाएं हैं ये चीज़ों के अलावा सेवाओं का उत्पादन करती हैं। द टर्शरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, तो इसीलिए जो टर्शरी सेक्टर है इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम असेंशियल सर्विसेज। अब जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें आती हैं दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि सीधा वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स, हमें अध्यापकों की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की, एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, या वो जो कि हमें व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं, जैसे कि वॉशरमैन हो गया, धोबी, बार्बर, नाई, कॉबलर, मोची, लायर, वकील, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क, या ऐसे लोग जो प्रशासनिक और अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं। इन रिसेंट टाइम्स, आज के समय में, सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम सूचना टेक्निक को लें तो उस पर भी कई नई सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े हो गए, एटीएम बूथ हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हो गई। दीज ऑल्सो एट्सेट्रा हैव बिकम इम्पॉर्टेंट, ये भी अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे सर्विसिंग सेक्टर के। हाँ जी, अब आता है आगे नेक्स्ट, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब हम इन तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों की तुलना करेंगे। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है या टर्शरी सेक्टर है, इसमें जितनी भी उत्पादन की क्रियाएं होती हैं, इसमें बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। Also the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services, और इन तीनों क्षेत्रों में बहुत संख्या में जो लोग लगे हुए हैं ये वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, दूसरा कदम, इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कि देखा जाए कैसे ये चीज़ें बनती हैं, एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और कितने लोग हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी 1 और मोर सेक्टर, एक से ज़्यादा क्षेत्र भी हो सकते हैं, विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि उत्पादन और रोजगार दोनों में ही आगे हो सकते हैं। वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, जबकि हो सकता है जो दूसरे क्षेत्र हैं वो साइज़ में स्मॉल हों। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, अब हम अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करें, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और हर क्षेत्र में कुल उत्पादन को कैसे देखें। विथ सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हजारों में वस्तुएं और सेवाएं पैदा होती हैं, यू माइट थिंक, आप सोचते होंगे, दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, कैसे गणना करें, हो ही नहीं सकती। यू माइट ऑल्सो वंडर, आप हैरान होंगे, हाउ वी कैन ऐड अप कार्स एंड कंप्यूटर, कि हम कारों और कंप्यूटर को ऐड कैसे करें। नेल्स एंड फर्नीचर, कीलों का उत्पादन हो रहा है छोटे छोटे, और फर्नीचर का, तो इन सबको ऐड कैसे करें। इट वॉन्ट मेक सेंस, इससे तो कोई सेंस भी नहीं बनती। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, तो आप सही सोच रहे हैं। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को देखते हुए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट, अर्थशास्त्री क्या हमें सुझाव देते हैं, दैट द वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, कि वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू को यूज़ करें रादर देन एडिंग अप एक्चुअल नंबर, जबकि हम उनकी एक्चुअल नंबर को ऐड ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज़ सोल्ड एट ₹8 पर kg, मान लो 10,000 किलो गेहूँ हमने बेचा 8 रुपये के हिसाब से, तो वैल्यू व्हीट की कितनी हो जाएगी, 80,000। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट हमने बेचे 10 रुपये कोकोनट के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 50,000। तो अब सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडिड। तो ऐसे किया जाए कि हर क्षेत्र में वैल्यू ले ली जाए और फिर उन्हें ऐड कर दिया जाए। रिमेंबर, याद रखिए, देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, एक प्रिकॉशन सबको लेनी पड़ेगी, सावधानी लेनी होगी। नोट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि हर वही चीज़ जो पैदा हो रही है एंड सोल्ड और बेची जा रही है, नीड्स टू बी काउंटेड, उन्हें हमें काउंटेड करना है या नहीं।
इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना है जो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज हो, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। टेक फॉर एग्जाम्पल, एक किसान हु सेल्स वीट टू फ्लोर मिल फॉर 8 रुपीज़ पर केजी। उसने गेहूँ बेचा 8 रुपये किलो के हिसाब से। द मिल ग्राइंड द वीट, अब मिल ने गेहूँ को पीसा। एंड सेल्स द फ्लोर टू बिस्किट कंपनी फॉर 10 पर केजी, और उसने बिस्किट कंपनी को वही आटा 10 रुपये हिसाब से बेच दिया। बिस्किट कंपनी ने आटे का प्रयोग किया एंड थिंग्स और चीज़ें लगाई जैसे कि शुगर, ऑयल, और उससे 4 पैकेट बिस्किट बना दिए। इट सेल्स बिस्किट इन मार्केट इन कंज्यूमर फॉर ₹60, 15 रुपये एक पैकेट के हिसाब से उसने 4 पैकेट 60 रुपये के बेच दिए। नाउ बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स। अब जो बिस्किट्स हैं वो फाइनल गुड्स हैं, दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, मतलब वो वस्तुएं जो उपभोक्ता तक पहुंची। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटिंग? अब हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही क्यों लें? इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट एंड वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम यहाँ पर वस्तुओं को देखें तो जो गेहूँ है या जो आटा है, ये दोनों मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? These are used up in producing final goods and services, जो कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। The value of final goods already include the value of all intermediate goods. अंतिम वस्तुओं की जो कीमत है उसके अंदर मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत पहले से ही ऐड होती है, that are used in making the final goods, जो कि फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करती है। Hence the value of ₹60 for biscuit, इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ फ्लोर ₹10, इसमें 10 रुपये पहले से ही ऐड है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड, तो जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो सभी इसके अंदर ऐड हैं। टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड वीट, आटे और गेहूं की कीमत पता करने के लिए सेपरेटली इज़ देयरफॉर नॉट करेक्ट। अलग अलग ले तो वो ठीक नहीं है, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग अ नंबर ऑफ टाइम। इस तरह से तो हम एक ही चीज़ की वैल्यू को कई बार हम काउंट कर लेंगे। पहले हमने गेहूं में ऐड किया, फिर हमने आटे में ऐड किया, और फिर हमने बिस्किट को ले लिया। तो हमें सिर्फ बिस्किट की वैल्यू को लेना है जिसमें कि आटा और गेहूं ऑलरेडी इंक्लूड है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू जो हम चीज़ें पैदा कर रहे हैं हर क्षेत्र में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक खास ईयर में, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर, वो उस साल में किसी क्षेत्र का अंतिम उत्पादन कहलाता है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव व्हाट इज़ कॉल्ड GDP, जिसे कि हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और जब हम तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को जोड़ देते हैं तो वो हमारी बन जाती है GDP। ये पेपर में बहुत बार आता है, GDP की फुल फॉर्म लिखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या होती है ये आपको लर्न करना है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। GDP क्या है? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज, एक देश में, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक खास ईयर में। GDP शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी इज़। GDP से ही हमें पता चलता है कि कोई अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। इन इंडिया, भारत में, द मैमूथ टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज़ अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सबसे जो मुश्किल काम है GDP को मेजर करने का, ये किसको दिया गया है? हमारी केंद्रीय सरकार मंत्रालय को। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय डिपार्टमेंट के अलग अलग विभागों की हेल्प से, ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़, भारत के जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सूचना इकट्ठी करते हैं, रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि वस्तुओं और सेवाओं की टोटल वॉल्यूम से रिलेटेड है, एंड देयर प्राइसेस, उनकी कीमतों को देखते हैं, एंड देन एस्टिमेट द GDP, और फिर GDP का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो फिनिश होती है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।